ओके सर। देश के सभी उन मज़दूरों को, उन डेली दिहाड़ीदार जो खेत से लेके जो रिक्शा चालक हैं, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, किसान हैं, उनके लिए आज हमारा ये सीधा संदेश है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये 3 कानून आए थे तो कच्चे माल से जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाया गया और एपीएमसी रिफॉर्म आया और साथ में इसमें अकोमोडिटी एक्ट में बदलाव की ज़रूरत पड़ी। तो तीनों मिला के कच्चे माल से लेके तैयार माल और बिल्कुल पैकिंग फूड आपके दरवाजे तक वर्चुअल चेन के माध्यम से पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था कॉरपोरेट पे छोड़ी गई है। ये पूछते हैं इसमें काला क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, जब तीनों एक्टों का समावेश आप तीनों को मिला के देखेंगे कि कच्चे माल से लेके और आपकी दैनिक जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका सीधा आपके घर तक, आपके फ़ोन पे जैसे कोई चीज़ों की बुकिंग हो जाती है, आपका आटा दाल पैकिंग होके आपके घर पहुँचे, तो ये सारा कॉरपोरेट को वेल प्लान तरीके से किया गया। और जैसा कि हमने पिछले ब्लॉगों में बताया है कि 127 जगह अडानी लॉजिस्टिक और अडानी ग्रुप्स ने अपने अपने अलायंसों के माध्यम से 987 एकड़ ज़मीन अकेले हरियाणा की, जहां 8 जगह सीलोज खड़े किए गए। सीलोज वो स्टील के गोदाम होते हैं जिनमें लाखों टन स्टोरेज होता है, लंबे समय तक अनाज ख़राब नहीं होता। तो इसमें मेथड्स में उन्होंने 2017 में एक फ़ाइल लगाई SCZ के नाम से, जो रिजेक्ट हुई। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस SCZ के नाम से अप्लाई किया। और ये देखिए कि पिक एंड चूज़ करके जहाँ मार्केट रेट 2-2, 3-3 करोड़ था, वहाँ पे कुल 15 लाख में, 25 लाख में, और यहाँ तक कि जो बीच में रुकावट किसानों की ज़मीन थी 2-2 करोड़ में उन्होंने ज़मीनें हथिया ली। और जैसा कि उनका ऑफिशियल वर्जन है कि उन्होंने PPP मॉडल से इस प्रोजेक्ट को पास किया है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में PPP मॉडल के वेल सेटल प्रोविजंस हैं कि पब्लिक पर्पज़ के लिए और PPP प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग होना आवश्यक है, लेड प्रोसीजर है, जिसको वेव नहीं किया जा सकता। एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट है ताकि मिसयूज ना हो और बड़े लैंड पार्सल हों तो उसमें पब्लिक पर्पज़ और प्रॉपर प्रोसीजर लिया जाए, जिसमें 4 गुना मुआवजा, पुनर्स्थापन और जो उस पर आश्रित हैं उनकी जीविका को दोबारा कैसे रिहेबिलिट किया जाए, सारे उसमें प्रावधान है। जब वो एक कानून सुप्रीम कोर्ट में होल्ड से 987 एकड़ एक स्टेट की ज़मीन जाती है, तो उन्होंने जब कोविड पीरियड में आप जब ताली थाली बजा रहे थे, उसी पीरियड में हरियाणा की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग करके न केवल वो प्रोजेक्ट पास किया, बल्कि स्टोरेज के लिए जो कंपनी 5 महीने के बाद रजिस्टर्ड होती है और उस पर सारी फॉर्मेलिटीज़ बैकडोर से पूरी की गई। इसीलिए किसान वहाँ पे जहाँ जहाँ ये पंचायतें हो रही हैं, और अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह आया कि उन्होंने श्वेत पत्र की मांग की है। जैसे बलराज कुंडू ने उस पर लिखित सवाल लगाया, उन पर रेड की गई, उनके रिश्तेदार अजीज़ों को तंग किया गया और यहाँ तक कि जो रसोई थी उनकी मशीन को ACP के नोटिस के बाद आज यहाँ से उठा लिया गया। तो ये सारा किसानों की आवाज़ दबाने के लिए था। जिस पत्रकार ने वहाँ पे कवर किया, उन पे लगातार बराबर FIRओं का दौर हुआ। तो पहली बार देखा हमने कि मकान मालिक का ना हो के नेम प्लेट किराएदार की है। रजिस्ट्री सीधी अडानी को गई हैं, लेकिन FCI के बोर्ड लगे गए हैं। अब हम FCI पे आते हैं। FCI को 4000 करोड़ का घाटा इसलिए हुआ कि 40% स्टोरेज कंडीशन इसी सितंबर में उनको ट्रांसफ़र कर दी गई, और उसमें 800 करोड़ रुपए उनको रेंटल पे किया जाता है। जहाँ 1 यूनिट का 12 रुपये खर्चा आता है स्टोरेज को, वही खर्चा उनको 22 रुपये पे करना पड़ता है, यानी कि डबल कीमत में उनको। और उसके बाद 85% उनके सिलोज खाली रखे जाते हैं। FCI बराबर में वही खर्चा अपने डिपार्टमेंट पे भी करता है, जिसके वो एडवांस में पेमेंट पूरी फसल की दे चुका होता है। तो उसी खाद्यान्न को सड़ा गला के इन मंत्रियों के रिश्तेदारों को, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ को, जैसे डिप्टी CM के नाना की इंडस्ट्रीज़ हैं और मंत्रियों की इंडस्ट्रीज़ हैं, सड़ाया गला जाया जाता है आपका अनाज, जो 8000 करोड़ के आज नुकसान में है। तो चरणबद्ध तरीके से FCI को ख़त्म किया गया, आपकी ज़मीनें हथियाई गई, लैंड एक्विजिशन के प्रोसीडिंग पैरेलल दी गई। यानी कि अब एक रिवाज डाल दी खट्टर साहब ने कि कितनी भी बड़ी ज़मीनें खरीदो, आपकी अगर सत्ताधारी से अच्छी पटती है तो आप सीधा बैकडोर से उस पर आपको कोलैबोरेट भी हो जाएगा, फाइनेंस भी हो जाएगा। अब दूसरी चिंता हम बार बार कहते थे कि इस जन क्रांति में
सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो शहर का उपभोक्ता होगा, दिहाड़ीदार मजदूर होगा। BC SC PDS जो अंत्योदय योजना में कवर होते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो आज 82 करोड़ के करीब देश में आंकड़ा है। और उसमें बताऊं 75% देहाती गरीब कवर होते हैं और 50% शहरी वर्ग जिसमें कवर होता है। जब ये 2-3 स्टेटों के मजबूत किसान अगुवाई करके इस आंदोलन में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो पहली बार हमने देखा कि भूख को तिजोरी और सिलोज में रख के कोई भी सेना तभी लड़ती है जब उसकी रसद बराबर उसको मदद मिलती रहे। तो ये आंदोलन इसलिए लंबा चला कि यहाँ के जो इस आंदोलन में जैसे हमारे साथी बैठे हैं, इनसे ज़्यादा भूमिका उन पीछे किसानों की है जो ये अनाज बेचते हैं, दूध बेचते हैं। इसलिए लंबा आंदोलन है, निश्चितकालीन के लिए किसान इसका डंका बजा रहा है। यदि खाने की सामग्री नहीं होती यहाँ पे तो कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं चल सकता। तो इसके पीछे जो खेल था, हम बार बार कहते हैं कि PDS सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म किया जाएगा। इसी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एक दिन पहले लेख लगा है, हरिकिशन शर्मा का ये लेख है, वाई मोदी रिवाइज फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो उसमें जो एलिजिबल हाउस होल्ड है, जो अंत्योदय उसमें योजना थी, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जो 5 किलो राशन किसको दिया जाए, पर पर्सन 35 किलो किसको दिया जाए, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, ये मात्रा तय होती थी कि कितने प्रतिशत को इसका लाभ किस अमाउंट में और किस खाद्यान्न से दिया जाए। तो ये जो योजना चल रही थी, इसमें 82 करोड़ किसान या पूरे देश के नागरिक इसमें रजिस्टर्ड हैं, जो तय होती है सेंट्रल इशू प्राइस से। सेंट्रल इशू प्राइस वो बेस प्राइस है। जैसे WTO के बार बार प्रेशर रहते हैं, भारत ने ब्राज़ील अमेरिका से उनके प्रेशर में ये संधि भी कर रखी है। वो कहते हैं बार बार सब्सिडी बंद कीजिए अपने किसान को, PDS सिस्टम को ख़त्म कीजिए। तो उन्होंने 3 स्लैब इसमें बना रखे हैं, तो उसी का असर अभी आना शुरू हो गया है। और इसका सीधा असर ये है कि 19 रुपये 50 पैसे में गेहूँ जैसे उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो ये गेहूँ खरीदेंगे। जैसे 5 किलो लेना है तो उस FCI रही नहीं, तो ये उसी स्टोरेज से जिसकी होल्डिंग की लिमिट इसलिए हटाई गई, तो उस स्टोरेज वाले के पास जाएंगे और उसको लाइसेंस दे दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 3 में चेंज करके कि आपकी कीमत को डबल जब तक नहीं होती, यानी कि किसी की सरकार रहे आगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी रहे, कानूनी रूप से ये वैलिड लाइसेंस दे दिया, प्रशासनिक सरकार का कोई दखल नहीं होगा। यानी कि 40 रुपये का आलू 80 रुपये में, और उस पर ट्रांसपोर्टेशन, वैट और जो और खर्चे लगा के 90 रुपये में। 110% महंगाई आपकी बढ़नी बिल्कुल लाजमी है, और इसी महंगाई के दर से उनसे ख़रीदेगा। यानी कि जो 1950 में आप 2 रुपये किलो में दे रहे थे, वो आज आप 45 रुपये में ख़रीद के 2 रुपये में दोगे, तो देश के किस अर्थव्यवस्था पे उसका लाभ पड़ेगा? आपने इसका आकलन नहीं किया, क्योंकि कॉरपोरेट आपको हैंडल कर रहा है। या दूसरा तरीका ये है जो इन्होंने लिया है कि इसके शेड्यूल 1 में इसमें बदलाव करके और इस डेफिनेशन में बदलाव करके जो उसमें बेनिफिशरी हैं, उनकी 12 करोड़ बेनिफिशरियों को एक कलम से इसमें कट किया गया है। हर 3 साल के बाद इसकी समीक्षा होती है। अभी जो लास्ट डेडलाइन थी 2020 के सेंसस की, वो इसमें 5/6/2013 थी, जिसको भाजपा ने संशोधन के लिए प्लानिंग कमीशन की इसमें सिफारिशें चलती हैं। प्रोफेसर रमेश चंद्र की इसमें स्टेटमेंट है। ये जो आबादी बढ़ी है इस दौरान में, लेकिन इस बड़ी आबादी पे आज अगर सब्सिडी दी जाए तो 14,800 करोड़ रुपए एडिशनल सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सब्सिडी की ज़रूरत ना पड़े, उसमें से भी 80 करोड़ रुपए बचा लिए इन्होंने, ताकि इन्होंने उसके बेनिफिशरी को कट डाउन कर रहे हैं। राज्यों का इसमें बार बार आपत्ति थी, राज्य अपने स्तर पे इसको योजना को लागू कर सकते हैं, केंद्र की इसमें राज्य के साथ मिलकर इसमें काम होता है। तो ये सीधा FCI से ना होके प्राइवेट स्टोरेज से ख़रीद, और उस ख़रीद में कैश सब्सिडी में भी मिनिमम स्पॉट प्राइस से, यानी कि 1950 रुपये आपको 1 किलो गेहूं के दिए जाएंगे, एंड गो टू परचेज टू एवरीवेयर मार्केट, और मार्केट में वही चीज़ आपको उसमें 25 रुपये और ऐड करके तब आपको 1 किलो गेहूं मिलेगा। यानी कि आपकी महंगाई मार किस तरह पड़ेगी, अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये शेड्यूल 1 में जो अमेंडमेंट है, इसमें 81.35 करोड़ जो लाभान्वित थे, जो NSSO का डाटा है, जिसकी समीक्षा अपना प्लानिंग कमीशन करता है,
आज सेक्शन 9 में लाभान्वित जो जनगणना थी वो नीति आयोग का एक डोमेन है, विषय वस्तु है। तो ये जो संशोधन का प्रभाव है इसमें 47,229 करोड़ रुपए, इनमें संशोधन का इन्होंने एक रास्ता निकाला है कि इसमें आप जो दो क्लास थी इसमें हाउस होल्ड की, उसके रूल्स में बदलाव करके और इनका संशोधन पार्लियामेंट की किसी भी अर्लीस्ट मीटिंग में या नोटिफिकेशन के रूप में कभी भी आप लोगों के बीच में ये प्रभावी हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है पीडीएस में लाभान्वित की संख्या में कटौती, और जो खरीद एफसीआई की वजह हो के प्राइवेट जो स्टोरेज कर रहे हैं उनके हाथों में। तो ये फाइल भी 2016 से चली हुई थी, तो इतने लंबे से पहले जैसे कांग्रेस की बात होती है 2007 से ये चल रहा था। तो इससे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सरकार इस खरीद में बीच से निकलना चाहती है। मैं अचंभित हूँ, कब से आपकी खाने की चीज़ें, अनाज, सब्जी, दूध, कब से वो आवश्यक वस्तुओं से निकल के गैर आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो गया। क्या विज्ञान ने कोई ऐसी खोज कर ली कि आप खाने के अलावा किसी और चीज़ों पर निर्भर रहेंगे? यदि ऐसी कोई खोज नहीं हुई तो इसका मतलब आपकी भूख से खेला जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। यदि मोदी जी अपने आप को राष्ट्रभगत कहते हैं तो आप अमेरिका का एग्जाम्पल देखिए। चाइनीज़ जिसमें कभी भूख मरी थी, उसी चीन में कृषि अर्थव्यवस्था को बेस में बनाया गया और उनकी अर्थव्यवस्था कभी नहीं डगमगाती। भारत एक अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि उद्योगों पे बहुत से उद्योग निर्भर हैं। यदि यहाँ पे 52 करोड़ मजदूर किसान, आज एक युद्ध का आपने मैदान बना दिया दिल्ली के चारों तरफ। किसी भी देश का एग्जाम्पल दे, अमेरिका में किसान यूनियनों को इनवाइट किया जाता है, कितने एरिया में फसल बुएगी, कितना आपको सब्सिडी होगा, क्या आपके पॉलिसी होंगे, कैसे मार्केटिंग होगी। और वो देश सबसे बड़े निर्यातक हैं वर्ल्ड के, उनमें मार्केटों पे कब्जा है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे है वहाँ सिर्फ एक छोटे से 2 मसले हैं। आप उसको कह रहे हो कि ये संभावना के आधार पे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लागू करके देखिए, कोई दिक्कत हो हम इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन कृषि विशेषज्ञ और यूनियन ने भी अपने वो फेलियर डाटा वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रही है कि ये बिल्कुल आपके खेती सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। और मैं ये किसानों को कहता हूँ, आपको पूरा इसका रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन जब ज़मीनें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो प्रधानमंत्री जी, जब टेबलों पे बातचीत होती है तो किसान यूनियनों का रवैया भी गलत है कि येस और नो में रिप्लाई नहीं होते। और प्रधानमंत्री का प्रचार मीडियम के माध्यम से कहना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई टेबल मीट ना होना, उनके केस लगा के आंदोलन को तोड़ा जा रहा है प्रचार मीडियम से, तुष्टीकरण से। आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो जैसे एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से करता है। किसान यूनियनों की इतनी भूमिका होती है कि वो नज़दीक होती है किसान की खेती की समस्याओं से, वो आपको अवगत कराती है। तो वो देश तरक्की करता है जो बार बार टेबलों पे मीटिंग पे बैठता है। ये मसले तो हल हो जाने हैं, आज निकल हो जाने हैं। आगे भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे प्रधानमंत्री सरकारों को बार बार बैठना पड़ेगा। तो छोड़िए इस दम्भ को। जब 52 करोड़ जो इस देश के लोग हैं वो भी यहाँ का डीएनए है, आप भी यहाँ का डीएनए है। अब ये देखना है कि राष्ट्र हित में कौन पहले फैसला लेता है। यदि आप कहते हो कि मैं भारतीय माँ का सेवक हूँ, तो फिर ये आपने किसानों को दूसरा पक्ष क्यों नहीं मान लिया। इस 100 दिन पूरे होने पे मेरा एक निवेदन है, प्रधानमंत्री जी अहंकार को त्यागिए, इस दम से बाहर निकलिए। जो आंदोलन में राजनीतिक लाभ लेके आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो आपने आबादी यहाँ गिन ली 5-6 लाख बॉर्डरों पे बैठे हैं, और जो प्रचार माध्यम से जो गैर किसान हैं उनको आप एक वोट बैंक बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। अपने किसान और सैनिक से राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतिहास गवाह है, उसी राजा ने लंबे समय तक राज किया है जिसका सैनिक और जिसके अन्न पैदा करने वाला उसके साथ हो। ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। तो आपको और देशों से सबक लेना चाहिए, विदेशों से सबक लेना चाहिए जिनकी उन्नत अर्थव्यवस्था है। तो इसको भूख को, देश के खाद्यान्न को प्राइवेट सेक्टर पे ना दें। खेती भारत में भारत के किसान से अच्छा कोई नहीं जानता। हम आज दूध में सबसे बड़े उत्पादक हैं, 5 चीज़ों में हम बड़े उत्पादक हैं, और वो भी बिना किसी सरकारी मदद से। जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो 55 साल से जो ढांचा खड़ा किया है, उसको एक कलम से गलत एक्सपेरिमेंट पे आप प्राइवेट हाथों में ना दें। और ये अहंकार त्याग करके किसान यूनियन को कोई पक्ष ना माने।
इसमें बातचीत से जितनी जल्दी इसका हल निकले उतना देश हित में है और देश की अर्थव्यवस्था में किसान भी अपनी भागीदारी कर सके। और उन लोगों के लिए भी संदेश है जो इस आंदोलन को खाली टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आइए आंदोलन में। ये उस वर्ग की भी लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसे मैंने बताया 82 करोड़ जब वोटर कहीं होता है तो पॉलिटिकल पार्टी उसको समर्थन नहीं देती, जबकि 82 करोड़ों ने जिसको भी वोट दे दिया या राजनीति में आगे कर दिया वो देश का अगला प्रधानमंत्री है। पंजाब में, दिल्ली में ये जाहिर हो चुका है कि इतना बड़ा वर्ग जिसके साथ खड़ा होगा आगे सत्ता वो करेगा। 5 राज्यों में भी इसके असर आएंगे। तो किसान को राजनीति मत सिखाइए, नहीं तो ये बदलाव आपकी पीएम की सीट को भी खा जाएगा, आपकी राजनीतिक पार्टी को भी ख़त्म कर देगा। देश भावना पे आइए और इसका सुधार कीजिए और बातचीत के लिए जल्दी से जल्दी समाधान कीजिए। और जो अन्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अन्य जो किसानों के लिए रिफॉर्म होने हैं उसमें बार बार टेबल पे आपको किसानों के साथ में बैठना पड़ेगा। ऐसी दुश्मनी ना पालो कि कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदा होना पड़े। जय किसान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू।